Hello, dear students. So, we are in our second lecture today, and today you will be taught WB Yeats. We are in second paper, students. प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सबसे पहले सेकंड पेपर की स्टडी करेंगे और सेकंड पेपर में जो पहला पोएट आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर में, जो मॉडर्न एज का इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जो पहला राइटर आप लोगों को पढ़ना है वो किसको पढ़ना है आप लोगों को स्टूडेंट्स? WB ईट्स को पढ़ना है। ओके, उनकी दो पोएम्स आप लोगों के सिलेबस में हैं। पहली है द लेक आइजल्स ऑफ इनिसफ्री और दूसरा है ए प्रेयर टू माई डॉटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं WB ईट्स कौन थे और WB ईट्स का कैरियर कैसा रहा। थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ उनकी जो क्रिएशंस हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि ट्रेडिशन है, आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं राइटर को डिस्कस करता हूँ, पर्टिकुलर पोएट को जिसको पढ़ाता रहता हूँ, तो पहले उसको डिस्कस किया जाता है। बिकॉज स्टूडेंट्स, somewhere most of the literary artists they have written whatever, so that has been somewhere influenced by their life। कहीं ना कहीं जो कुछ भी जो ये राइटर लिखा करते हैं तो उनकी जो रचनाएं होती हैं उनके निजी जीवन से कहीं ना कहीं बड़ी प्रभावित रहती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं WB ईट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मॉडर्न एज, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो आपकी 20th सेंचुरी है, 20वीं सदी है, तो ये जो 20th सेंचुरी है स्टूडेंट्स, इस एज में जो भी लिटरेचर लिखा गया, चाहे वो प्रोज में लिखा गया हो, एस्से के रूप में, या नॉवेल के रूप में लिखा गया हो, या ड्रामों के रूप में लिखा गया हो, या फिर पोइट्री के क्षेत्र में लिखा गया हो, कविता के क्षेत्र में लिखा गया हो, ये सब का सब मॉडर्न लिटरेचर कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। वो फिर चाहे कनाडा में लिखा गया हो, लेकिन शर्त यह है कि इंग्लिश में होना चाहिए। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया हो इंग्लिश का लिटरेचर, या वो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ लिखा गया हो, या फिर ओरिजिनल इंग्लैंड में लिखा गया हो जहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश, चाहे वो इंग्लैंड में लिखी गई हो इंग्लिश में कोई ड्रामा हो, कोई पोइट्री हो, कुछ भी हो, या फिर अमेरिका में लिखा गया हो लेकिन इंग्लिश में लिखा गया हो, इंग्लिश लिटरेचर का हो, या फिर इंडिया में ही क्यों न लिखा गया हो, अगर वो 20th सेंचुरी में लिखा गया है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स दैट विल कम इन द रैंक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू about WB Yeats, because WB Yeats is one of the leading poet of English literature of Britain। स्टूडेंट्स, हम ब्रिटेन कहते जरूर हैं, बट द रियलिटी इज दिस, सत्यता यह है कि WB ईट्स ब्रिटेन या इंग्लैंड का था ही नहीं। इंग्लैंड के बगल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? आयरलैंड। क्लियर? तो WB ईट्स बेटा आयरलैंड में पैदा हुआ था और ये वहीं का पोएट है, इसीलिए इसको आयरिश पोएट कहा जाता है। WB ईट्स इज एन आयरिश पोएट बिलोंगिंग टू आयरलैंड, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक पड़ोसी देश है आयरलैंड, वहां का ये कवि है। लेकिन चूंकि प्रारंभ से ही आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रह नहीं पाया था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रह पाया था, वो पूरी तरीके से इंग्लैंड के प्रभाव में रहा।
ये मान सकते हैं कि आपकी उस पर पूर्ण रूप से आधिपत्य जो रहा वो इंग्लैंड का ही रहा। इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि बहुत हद तक स्कॉटलैंड को आप या आयरलैंड को आप लोग पूरी तरीके से आप लोग इंग्लैंड का ही माने और वहाँ के लिटरेचर को इंग्लैंड का ही मान लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आयरलैंड में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा। माने एक तरह से आंदोलन अपनी आज़ादी को लेकर के कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में आए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आए, इंग्लैंड से हम लोग फ्री हो जाएं। तो वो वहाँ चलता रहा और उस चीज़ ने W.B. ईट्स को भी बहुत प्रभावित किया। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि W.B. ईट्स का जो कैरियर है, पोइट्री का कैरियर, जो उन्होंने कविताएं लिखी, कहीं न कहीं उस आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा इनके जीवन में। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं विलियम बटलर ईट्स, इनका जो जन्म हुआ था वो 13 जून 1865 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जून 1865 को। ओके। और जो उनकी डेथ हुई थी वो 28 जनवरी 1939 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 18 जनवरी 1939 में इनकी डेथ हुई थी। 13th of June 1865 he was born in Ireland. Okay, and he was died in 28th of January 1939 and was an Irish poet. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आयरलैंड का होने के नाते इनको आयरिश पोएट कहा जाता है और ये एक बड़े फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, स्पेशली 20th सेंचुरी में। इनका जो अगर कभी भी 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर का नाम लिया जाएगा या मॉडर्न एज में जो ट्रेंड हैं, बेसिक ट्रेंड हैं लिटरेचर के, चाहे वो सिंबॉलिज्म हो, अगर सिंबॉलिज्म की चर्चा होगी मॉडर्न एज के इंग्लिश लिटरेचर में तो सबसे पहला नाम आपका W.B. ईट्स का आएगा। मॉडर्न एज में अगर कहीं ना कहीं जो मिस्टिसिज्म का कंसर्न है, रहस्यवाद का कंसर्न है, जब उसकी बात आएगी तो W.B. ईट्स का नाम सबसे पहले आएगा। जब लिरिसिज्म की बात आएगी, लिरिकल क्वालिटी की बात आएगी तो W.B. ईट्स का नाम पहले आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, अचानक मेरे दिमाग में आ गई है। दिस इज ऑनर फॉर इंडिया, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है और हम ये जान करके प्रसन्न हो लेते हैं कि हिंदुस्तान को विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, शुद्ध भारतीय को जो नोबेल प्राइज मिला साहित्य में, इंडिया में पहला जो नोबेल प्राइज मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किसको मिला स्टूडेंट्स? रविंद्रनाथ टैगोर को। उनकी एक रचना है गीतांजलि। कौन सी रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की? गीतांजलि एक रचना है जो ओरिजिनली बांग्ला भाषा में लिखी गई है, बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, बांग्ला भाषा में। लेकिन जब उसका जो इंग्लिश वर्जन आया, अंग्रेजी में जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है वो गीतांजलि का, तो उसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। आप जानते होंगे नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इससे बड़ा पुरस्कार पूरी दुनिया में नहीं है। वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और मैं आपको बता दूं कि उस जो इंग्लिश की गीतांजलि जिसके लिए नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, तो उसका जो प्रीफेस लिखा गया, आप कह सकते हैं एक तरह से इंट्रोडक्शन, उसका जो प्रीफेस लिखा वो W.B. ईट्स ने ही लिखा था। किसने लिखा था स्टूडेंट्स? W.B. ईट्स ने ही लिखा था। इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय विरासत है साहित्य की, या भारतीय साहित्य का जो गौरव है,
जिसमें सबसे बड़ा नगीना अगर कोई जड़ा हुआ है तो नोबेल प्राइज के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्राप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं उसमें भी W.B. ईट्स का एक बड़ा रोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, शायद आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था 13 जून 1865 में, वो सैंडी माउंट नामक जगह पर हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इनकी थोड़ा सा जो क्रिएशंस रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इनकी लाइफ किस तरीके से प्रभावित रही, किन चीज़ों से प्रभावित रही। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि W.B. ईट्स के जो माता पिता थे, वो उनमें से जो पिताजी उनके थे वो इंग्लैंड के थे और माता जी उनकी आयरलैंड की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो दोनों जगह का लगाव था, दोनों जगह से इनको स्नेह था। और अक्सर आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो समय होता है बचपन का, विशेष करके जब वो फुर्सत में होते हैं, छुट्टियों में होते हैं, तो ननिहाल बहुत जाते हैं। कहाँ से उनका लगाव होता है? अपने मामा के यहाँ से खासा लगाव होता है, अपने ननिहाल से उनका खासा लगाव होता है। तो W.B. ईट्स का भी जो जीवन है, स्टूडेंट्स यहाँ W.B. ईट्स में बार बार कह रहा हूँ, W.B. का फुल फॉर्म जान लीजिए, नहीं तो मान लीजिए एग्जाम में कभी आ जाए कि W.B. ईट्स कौन है, तो आप सोचें W.B. क्या है। विलियम बटलर ईस्ट, क्या फुल फॉर्म है? विलियम बटलर ईस्ट। W विलियम, B बटलर एंड ईस्ट, विलियम बटलर ईस्ट। तो जो विलियम बटलर ईस्ट हैं, W.B. ईट्स हैं, इनका बहुत सारा टाइम जो इनका बचपन था वो कहाँ से गुजरा? वो उनका गुजरा आयरलैंड में ही गुजरा उनका। राइट? क्लियर? इनिस्फ्री नामक जो एक छोटा सा प्राकृतिक स्थान है, आप जानते होंगे कि आयरलैंड प्राकृतिक रूप से बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। आप कभी जीवन में अवसर मिले तो वहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आप टूर बना सकते हैं। चारों तरफ एकदम प्राकृतिक वातावरण है, छोटा सा एक टापू है, ही है, द्वीप है, छोटा सा देश क्या है, उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, बहुत छोटा सा है। आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे छोटे राज्यों से भी छोटा है वो। 4-6 जिले जितने होते होंगे उतने बड़ा वो देश है। तो वहाँ और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, वो एक टापू है। तो बड़ी अच्छी वहाँ की प्राकृतिक जो शोभा है वो बड़ी अच्छी है, और वो W.B. ईट्स को उनके बचपन में बहुत लुभाती थी, इसलिए वो वहाँ अक्सर जाया करते थे। लेकिन जब यंग हो गए, बड़े हो गए, तो काफ़ी सारा टाइम वो इंग्लैंड में देने लगे, इंग्लैंड में रहने लगे स्टूडेंट्स, लंदन में रहने लगे। लेकिन वो अक्सर जाया करते थे आयरलैंड, और एक बार जब उनकी उम्र मात्र 23 ईयर थी, तो वो, मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो घटना है उनके निजी जीवन को बहुत प्रभावित करती है। उनकी जो पर्सनल लाइफ है, विशेष करके जो लिटरेचर का उनका कैरियर है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं इस घटना को आपसे बता रहा हूँ कि वो जब 23 ईयर के यंग लैड थे, तो एट दैट टाइम ही विजिटेड आयरलैंड। तो वो आयरलैंड गए, और आयरलैंड में उस समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। राइट? जो एक स्वतंत्रता का आंदोलन होता है वो चल रहा था कि किस तरीके से इंग्लैंड के जो कंट्रोल में आयरलैंड है वो इंग्लैंड के कंट्रोल से पूरी तरीके से फ्री हो जाए। ओके, क्लियर? वहां जब जाते हैं तो एक उनको आयरिश नेशनलिस्ट लड़की मिल जाती है। एक आयरलैंड का जो एक राष्ट्रवाद चल रहा था वहाँ पे, जो स्वतंत्रता का जो एक संघर्ष चल रहा था, चाहे वैचारिक स्तर पर हो और चाहे भौतिक धरातल पर हो, वो जो चल रहा था उसमें W.B. ईट्स की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है,
1889 में, 1889 में, राइट। तो जो एक लड़की है, वो भी यंग है, उसका नाम है मॉड गॉन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पेलिंग, MAUD, मॉड गॉन, GONNE। मॉड गॉन नामक एक लड़की से मुलाकात होती। वो वास्तव में क्रांतिकारी लड़की थी, बट देखने में बेहद खूबसूरत थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड WB ईट्स वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। इनको WB ईट्स को बड़ा लगाव हो गया उस लड़की से, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए उससे। लेकिन WB ईट्स का जो ये प्रेम था उसके प्रति, वो कहीं ना कहीं उस वक्त एक तरफा सिद्ध हो गया, जब WB ईट्स ने उसके सामने लास्ट में मैरिज का प्रपोजल रख दिया। पहले तो अब आपको बताते चले कि इसी लड़की के चक्कर में WB ईट्स उस आयरलैंड के मूवमेंट में शामिल हो गए थे। उस आयरलैंड के मूवमेंट में ये हिस्सा लेने लगे थे, जय हो करने लगे थे। लेकिन हकीकत यह है कि WB ईट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था आयरलैंड की आज़ादी से या ना आज़ादी से, बट इस लड़की के कारण, इस लड़की को अपीज करने के लिए उसमें शामिल हो गए ताकि इसके साथ हम रह सकें, और बहुत दिनों तक अपने हृदय में इसके प्रति जो प्रेम था वो रखे रहे। लेकिन आगे चल करके जब इनको ये लगा कि अब हमको कहना चाहिए, अपने जो एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने आप को प्रपोज करना चाहिए, और जब WB ईट्स ने प्रपोज किया मॉडगॉन के सामने अपने लव का, तो उस लड़की ने इनके लव को रिजेक्ट कर दिया। माने WB ईट्स वॉज रिजेक्टेड, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। वो लड़की बताती है कि आई रिस्पेक्ट यू, यू आर जस्ट माई फ्रेंड, बट अल्टीमेटली राइट नाउ आई एम taking only the thing as serious, तो nothing else except the nationalistic movement of Ireland। इस समय अगर मैं गंभीरता से कोई चीज़ ले रही हूँ तो केवल और केवल जो आयरलैंड का नेशनलिस्टिक मूवमेंट है इस समय जो चल रहा है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है, मैं उसमें ही इंटरेस्ट ले रही हूँ, और मेरा कुछ और सोचने का इरादा नहीं है। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, राइट, क्लियर। तो इससे कहीं ना कहीं WB ईट्स के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डिम फील करने लगे, बहुत गिरा सा फील करने लगे, फॉल डाउन फील करने लगे। और आपको मैं बताता चलूं कि आगे चल करके ये जो मॉडगॉन है, ये एक अपने साथ के ही एक क्रांतिकारी से, एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जिसका नाम जॉन मैकब्राइब है। क्या नाम है? जॉन मैकब्राइब, क्लियर, जॉन मैकब्राइब, राइट। उससे शादी कर लेती है। किससे शादी कर लेती है? जॉन मैकब्राइब, ठीक है। और ये चीज, इस चीज से इतना शॉक्ड होता है WB ईट्स, मैं आपको बताता चलूं कि इतना शॉक होता है कि ये एकदम आध्यात्मिक रास्ते पे चला जाता, माने ये वो एकदम से इस्केपिस्ट हो जाता है। इस्केपिस्ट का मतलब जो जिसको दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया। और यहाँ तक कि अब एक मानसिक शांति की तलाश में WB ईट्स इंडिया चला आया। ये इंडिया आया था, आपको जानना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़े संत थे, पुरोहित स्वामी, उनसे मुलाकात करता है और आध्यात्मिक दुनिया में खो जाता है कि कहीं न कहीं उसकी आत्मा को तसल्ली मिल सके। इतना ज़्यादा इसको शॉक लगा था। अ, आप कह सकते हैं कि मॉडगॉन से जो सेपरेशन था इनका, एक तरफा ही सही जो प्रेम था इनका, उसमें जो इनको उससे अलग होना पड़ा, तो कहीं न कहीं उस चीज़ ने इनके दिमाग पर बड़ा गहरा असर डाला था, और कहीं न कहीं एक अकेलापन सा हो गया था इनकी ज़िंदगी में। तो भारतीय आध्यात्म की शरण इन्होंने ले ली। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये कह सकते हैं आप कि
चाहे उसको दुर्भाग्य कहिए मॉडगॉन का, या आप कह सकते हैं WB ईट्स का श्राप लग गया। मॉडगॉन बड़ी जल्दी ही विडो हो गई, माने जॉन मैकब्राइड की डेथ हो गई। अब चाहे इसको कह लीजिए कि WB ईट्स की हाय लग गई, या आप कह सकते हैं कि ये मॉडगॉन का दुर्भाग्य था। और जब उसकी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई मॉडगॉन की, तो मॉडगॉन अकेली जब हो गई, तो ये जानकारी जब WB ईट्स को हुई, तो आपको बता दूं कि WB ईट्स ने उसके बाद पुनः जाकर के मॉडगॉन से प्रपोज किया, और एक नहीं 3 बार प्रपोज किया मॉडगॉन को कि स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं अब भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। बट अल्टीमेटली शादी हो नहीं पाई इनकी। तो ये बड़ा रोल रहा मॉडगॉन और WB ईट्स के बीच में, जो अफेयर था उसमें जो एक सेपरेशन रहा, वो काफ़ी सारा रोल प्ले करता है इनकी पोएम्स में। जो एक सैडनेस का फील इनकी कविताओं में आता है, जो एक इस्केपिज्म का फील आता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। माने जो एक संसार से विरत रहने की जो एक मनोदशा होती है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो जो इस तरह की मनोवृत्ति कई बार WB ईट्स की रचनाओं में, कविताओं में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो कहीं न कहीं वो इसी घटना का इफेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थोड़ा सा WB ईट्स का जो लिटरेरी कैरियर है, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, तो WB ईट्स इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज पोएम्स, स्पेशली सिंबॉलिकल पोएम्स, बट आल्सो ही इज नोन फॉर हिज प्लेज। इनके कुछ नाटक भी हैं, या पोइट्री से हट कर के जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, उनमें एक रचना इनकी बड़ी फेमस है, एट द हॉक्स वेल। एट द हॉक्स वेल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं, एट द हॉक्स वेल। इसके अलावा कैथलीन नी होलिहन, ये भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा काउंटलेस कैथलीन, ये इनकी एक रचना है। ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और ये याद रखिएगा नॉन पोइटिक रचनाएं हैं, ये कविता के रूप में नहीं है बल्कि गद्य के रूप में हैं। इसके अलावा डारमूड द ग्रैनिया एक अच्छी इनकी रचना है, ये भी आपको प्रोज में ही मिलेगी। इसके अलावा लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, द लैंड्स ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, ये इनकी एक प्रोज क्रिएशन है। इसके अलावा मोसाद, मोसाद इनकी जो है एक फेमस रचना है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि मोसाद किसकी रचना है। तो मोसाद जो है किसकी रचना है, ये भी WB ईट्स की नॉन पोइटिक क्रिएशन है, कविता के रूप में नहीं लिखी गई है, ये गद्य के रूप में लिखा गया है। ये सब रचनाएं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनकी वो रचनाएं हैं जो उन्होंने पोएम्स में नहीं लिखी। मैं आपको पोएम्स के बारे में उनके बाद में बताता हूँ कि क्या खास चीज़ें रही उनकी पोएम्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक उनकी रचना है ऑन बेलीज स्ट्रैंड, ये प्रसिद्ध रचना है ऑन बेलीज स्ट्रैंड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें जो मोसाद रचना मैंने आपको बताई, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ऑन बेलीज स्ट्रैंड इनकी एक रचना है। इसके अलावा एक नाटक इन्होंने लिखा, परगेटरी, परगेटरी ड्रामा है, एक जो प्योरिटन प्योर कंसर्न है ह्यूमन माइंड का, उस पर लिखा गया प्ले है परगेटरी। परगेटरी एक प्ले है, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, आप लोग जब भी मुझे पढ़ने बैठा कीजिए, तो आप लोग पेपर और पेन जरूर लेके बैठा कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको विधिवत पढ़ा रहा हूँ और सारा का सारा मैटर आपकी स्क्रीन पे ही सर्व कर दे रहा हूँ, उसके साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि अरे छोड़िए, सब तो इसी में है, इतना बढ़िया लेक्चर है कि इसमें आपको लिखा भी मिल जा रहा है और हम पढ़ भी पा रहे हैं, कहीं भी अपना ईयरफोन लगा के पढ़ सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, कई बार जो टेक्नोलॉजी है वो आपको जो आपको ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुख लेने के चक्कर में आपका नुकसान कर जाती है टेक्नोलॉजी। कहीं मान लीजिए आपका फ़ोन गिर गया या सारी कुछ भी है, तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, तो आपका जो
मैटर है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उसको आप लिख करके ज़रूर रखिए। एक नोट्स बनाइए, अपने पास कॉपी और पेन रखिए, और जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये कुछ स्पेशल है और हमको याद करनी चाहिए, तो उसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक इनका जो है वो प्ले है, एक और नाटक है, रिश्योरेक्शन। रिश्योरेक्शन एक इनका प्ले है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी प्रोज क्रिएशंस में ड्रामों के रूप में इन्होंने लिखा, तो ये सारे नॉन पोइटिक वर्क इनके आप लोगों ने देखे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ इनकी पोएम्स के बारे में, क्या उनका पोइटिक अचीवमेंट रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब इस टाइम आप जो देख पा रहे हैं ये उनकी पोएम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ये जो पोएम्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पोएम्स ही आपके सिलेबस में है, और डब्ल्यू बी ईट्स को एक पोएट के रूप में ही आपको स्टडी करना है। मैंने ड्रामास के बारे में बता ज़रूर दिया, या उनकी लाइफ के बारे में आपको तमाम सारी चीज़ें समझा दी, बट वो सारी चीज़ें कम पूछी जाती हैं एग्जाम में। चूँकि डब्ल्यू बी ईट्स एज ए पोएट आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में डब्ल्यू बी ईट्स को एक पोएट के रूप में पढ़ना है, तो इस लिहाज से ये जो पोइट्री वाला सेक्शन है कि क्या उनका अचीवमेंट रहा पोइट्री के क्षेत्र में, क्या कैसे उन्होंने लिखा, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका एक उनकी फेमस पोएम है एडम्स कर्स। क्या नाम है? एडम्स कर्स, एक प्रसिद्ध रचना है उनकी। इसके अलावा आई विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हीवन। आई विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हीवन, ये भी उनकी रचना है। और कहीं ना कहीं जो एक बाइबलिकल कंसर्न है, जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेट करके इन्होंने अपनी इस रचना को लिखा है, इन दोनों रचनाओं को लिखा है। इसके अलावा ब्लड एंड द मून एक प्रसिद्ध रचना है इनकी कविता में। ये पोइटिक क्रिएशंस हैं मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ। ब्लड एंड द मून, स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास पेपर पेन ज़रूर रहनी चाहिए। हमेशा लेक्चर के दौरान आपको जो सही लगता है उसको नोट करते चलिए। इनका जो फेमस रचना है ब्लड एंड द मून। इसके अलावा द सर्कस एनिमल्स डिसर्शन, द सर्कस एनिमल्स डिसर्शन, ये इनकी रचना है। इसके अलावा द काउंटलेस कैथलीन एंड वेरियस लीजेंड्स एंड लिरिक्स, तो ये जो क्रिएशन है, ये तमाम प्रकार के वीर योद्धाओं से जुड़े हुए जो इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, गीत लिखे हैं। कहीं ना कहीं इनमें लोक गीतों की भी झलक देखने के लिए मिलती है, जो फॉकलोर है इंग्लैंड का, उसके भी ग्लिम्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको उनकी रचना के रूप में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक क्रैडल सॉन्ग, डब्ल्यू बी ईट्स का एक क्रैडल सॉन्ग है। क्रैडल सॉन्ग क्या होता है? क्रैडल सॉन्ग एक लोकगीत है जिसको आप लोग सोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहर। क्रैडल सॉन्ग क्या होता है? सोहर है। ओके, सोहर, राइट स्टूडेंट्स। एंड इसके अलावा डाउन बाय द सैली गार्डन्स एक रचना है। इसके अलावा ए ड्रंकन मैंस प्रेज ऑफ सॉवरिटी, ये भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वो रचना जो इनकी प्रसिद्धतम रचनाओं में से एक है, एमए के सिलेबस में भी है, और मैंने इस पर स्पेशल लेक्चर भी एमए में रिकॉर्ड किया था ऑनलाइन क्लासेस में। जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी कोविड-19 की स्टार्टिंग में, तो मैंने एमए में इस पोएम को रिकॉर्ड भी किया था। मैंने उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया था। ईस्टर 1916, स्टूडेंट्स, ईस्टर 1916 उसी घटना से जुड़ा हुआ है जो मैंने घटना अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। किस तरीके से आयरलैंड में आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता के लिए किस तरीके से संघर्ष चल रहा था, और स्वतंत्रता के उस आंदोलन को किस तरीके से बलपूर्वक इंग्लैंड ने कुचला था। तो कहीं न कहीं उसकी याद दिलाने वाला, उसकी आंखों देखी वर्णन करने वाला दृश्य आपको ईस्टर 1916 में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ईगो डोमिनस ट्यूस, ये भी इनकी एक रचना है। अगली रचना है
इन मेमोरी ऑफ ईव गोर बोथ एंड कॉन मार्केजविस. ओके, इन मेमोरी ऑफ ईवा गोर बोथ एंड कॉन मार्कविस. ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स वगैरह आप इजीली यहाँ से नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. इसके अलावा इन द सेवन वुड्स, इनकी फेमस रचना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है. इन द सेवन वुड्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स, एन आयरिश एयरमैन foresees his death. An Irish airman foresees his death. इसके अलावा लेक आइजल ऑफ इन्नस फ्री. अब ये आखिरी रचना जो आपको दिख रही है इस पेज पर, आपकी स्क्रीन पर, ये रचना आपके सिलेबस में है और इसी को आपको पढ़ना है. आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यही रचना आपको पढ़ाऊंगा, लेक आइजल्स ऑफ इन्नस फ्री. इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं में माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, एक प्रसिद्ध रचना है पोइट्री में, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर. इसके अलावा ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर ए वार पोएम. इसके अलावा एक पोएम है इनकी पॉलिटिक्स. और इसके बाद जो रचना दिख रही, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये भी एक छोटी सी कविता है और यह भी आपके सिलेबस में है बीए थर्ड ईयर के, तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर. ओके, ये पोएम भी आपके सिलेबस में है, आपको मैं पढ़ाऊंगा इसको. इसके अलावा रिमोर्स फॉर इंटेम्परेट स्पीच, रिमोर्स फॉर इंटेम्परेट स्पीच. अगली इनकी रचना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स. रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कविता है इनकी और इसके अलावा अन्य कविताएं भी हैं, तो एक संग्रह है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स का. इसके अलावा द रोज ऑफ बैटिल, फेमस रचना है द रोज ऑफ बैटिल. इसके अलावा द रोज ट्री, ये भी एक पोएम है. इसमें स्टूडेंट्स तमाम सारी ऐसी रचनाएं हैं जो इंडिविजुअल हैं और तमाम सारी ऐसी हैं जो कलेक्शन के रूप में है. अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ईस्टर 1916 का जिक्र किया था, वो भी एक इंडिविजुअल पोएम है. इसके अलावा ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये भी एक कविता केवल है. तो इसमें तमाम सारी ऐसी रचनाएं हैं जो एक रचना के रूप में हैं, साहित्य के सेवकों के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं, और बाकी तमाम सारी ऐसी रचनाएं हैं जो तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेलिंग टू बाइजेंटियम प्रसिद्ध रचना है, सेलिंग टू बाइजेंटियम. द सेकेंड कमिंग, ये सब एमए में है स्टूडेंट्स. जो लोग इंग्लिश से एमए करेंगे तो उन सब लोगों को इसको पढ़ने के लिए मिलेगा. ये जो मैं नाम ले रहा हूँ इसको मैं एमए में पढ़ा चुका हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सेलिंग टू बाइजेंटियम. सेलिंग टू बाइजेंटियम के अलावा द सेकेंड कमिंग अद्भुत रचना है, सितंबर 1913, द सॉन्ग ऑफ द हैप्पी शेफर्ड, सॉन्ग ऑफ द ओल्ड मदर, द स्टोलन चाइल्ड, स्विफ्ट इपिटैफ. ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो मुझे इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, चूँकि आपकी स्क्रीन पे है. आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं. इसके अलावा तमाम सारी अन्य रचनाएं भी हैं इनकी. सॉन्ग ऑफ द हैप्पी शेफर्ड, जिसका जिक्र मैंने अभी पहले कर ही दिया. इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो फिडलर ऑफ डॉनी है, द गिफ्ट ऑफ हारून ऑल रशीद है. इसके अलावा द स्कॉलर्स एक रचना है, द सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग ईगस है. इसके अलावा टू द रोज अपॉन द रोड ऑफ टाइम, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है. इसके अलावा द टावर एक रचना है, द टावर, और एक रचना है द टावर, उसमें तमाम सारी अन्य कविताओं का कलेक्शन भी है. इसके अलावा अंडर बेन बल्बेन, ये भी एक रचना है इनकी. द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन एंड अदर पोएम्स, ये भी एक कविताओं का संग्रह है. द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन, द वाइल्ड स्वान्स एट कुली. इसके अलावा द वाइल्ड स्वान्स एट कुली पोएम्स का कलेक्शन है.
द वाइंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स, ये भी कलेक्शन है कविताओं का स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से काफ़ी सारा वर्क इन्होंने कविता के क्षेत्र में किया है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इनकी पोएम की ओर बढ़ेंगे। इनकी जो पहली पोएम आपके सिलेबस में है, वो सिलेबस की आपकी पहली पोएम है द लेक आइजल्स ऑफ इन्निस फ्री। ओके स्टूडेंट्स, इस पोएम को मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस पोएम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि W.B. Yeats एज ए पोएम, एज ए पोएट, सॉरी, W.B. Yeats एज ए पोएट, what kind of characteristics in his poems he wears, means what are the major characteristics of W.B. Yeats पोइट्री। W.B. Yeats की कविताओं में क्या क्या विशेषताएं हैं W.B. Yeats की एज ए पोएट, तो वो चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि तमाम सारी चीज़ें आप तब समझेंगे जब इनको पढ़ेंगे, और मैं आपको जब नोट्स बनवाऊंगा, जब लिखवाऊंगा इसको, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ बातें जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी राइटर की जो क्रिएशन से उसका ट्रेंड नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हिज राइटिंग, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन हिज पोएम्स, तब तक उसको आप कायदे से समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। तो W.B. ईट्स ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगी सिंबॉलिज्म। नोट कर सकते हैं आप लोग, W.B. ईट्स इज ए सिंबॉलिस्ट। और कई बार ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में आपके, वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इसका मैं ज़रूर आप लोगों को लिखवाऊंगा आने वाले क्लासेस में कि W.B. ईट्स इज ए सिंबॉलिस्ट, एक प्रतीकवादी है। प्रतीकवाद से मतलब ये है कि जो ऑन द सरफेस आपको मीनिंग दिखाई पड़ती है, जो कुछ भी लिखा रहता है, तो जो ऑन द सरफेस मीनिंग दिखाई पड़ती है, या पर्टिकुलर जो पोयम है उसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, उन वर्ड्स का जो सरफेस मीनिंग है, जो अर्थ आपके एक बार में समझ में आ रहा है, जो अर्थ आप देख पा रहे हैं, वास्तव में वो अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। केवल वो प्रतीक मात्र होता है, केवल वो सिंबल मात्र होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने देखने में कुछ अलग अर्थ दिखाई पड़ेगा, बट व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, तो इट्स मीनिंग विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिज्म। ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी W.B. ईट्स की पोएम्स में। मोस्ट ऑफ द पोएम्स में वो उसने सिंबल यूज किए हैं, और विशेष करके जो सिंबल उन्होंने फ्रांस से एडॉप्ट किए, फ्रेंच सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल किया है उन्होंने, राइट। जो उनका रोज सिंबल है, जो उनकी पोएम्स में आपको रोज वर्ड देखने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो रोज वर्ड है वो फ्रांस का सिंबल है। फ्रांस में सबसे पहले सिंबॉलिज्म आया, तो सिंबॉलिज्म जो इन्होंने सीखा है अपनी रचनाओं के लिए, वो फ्रांस से लिया है। इसके अलावा तमाम सारे क्रिश्चियन सिंबल्स का प्रयोग किया है, राइट। जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म के तमाम सारे धार्मिक सिंबल्स का प्रयोग इन्होंने किया। और आपको बड़ी बात बताऊं कि W.B. ईट्स एक ऐसे पोएट हैं जिन्होंने इंडियन सिंबल्स का बहुत प्रयोग किया। जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया भी कि जब डिप्रेशन में चले गए थे तो ये इंडिया विजिट किए थे अपने मन की शांति के लिए। तो तमाम सारा आध्यात्मिक दर्शन ये भारत से अपने अंदर लेके गए, सीख करके गए, और उन आध्यात्मिक सिंबल्स को, वो जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मिस्टिकल सिंबल्स हैं, जो एक तरह से रिलीजियस सिंबल हैं इंडियन कल्चर के, उनका प्रयोग, जो आध्यात्मिक चिंतन है भारत का, उनके सिंबल्स का प्रयोग इन्होंने अपनी पोएम्स में किया है। चाहे उपनिषदों के सिंबल हों, चाहे वो
वेदों के वैदिक सिंबल्स हों या जो भारत के बाद के इपिक पीरियड के जो सिंबल्स हैं, जो विशेष करके सोल एंड सुपर सोल का कॉन्सेप्ट है, आत्मा और जीवात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता की जो प्राथमिकता देने की बात है और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात है, तो इस तरीके से तमाम प्रकार के जो इंडियन सिंबल्स हैं उनका प्रयोग W.B. ईट्स ने अपनी पोयम्स में किया है। इसलिए W.B. ईट्स की पहली विशेषता जो है, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएम्स इज सिंबलिज्म। ही इज अ सिंबलिस्ट। ओके। हालांकि जो इन्होंने सिंबल्स यूज किए हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहे हैं। इनके जो जब ये यंग थे तो यंग एज में जो इन्होंने क्रिएशंस लिखी उनके जो सिंबल हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जब वो मध्य अवस्था में थे, मेच्योरिटी में थे, तो मेच्योरिटी एज में उन्होंने अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया और अपनी जो मेच्योर एज थी, माने जब ओल्ड एज की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके जो सिंबल्स थे वो डिफरेंट हो चुके थे। तो अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में W.B. ईट्स हैज़ यूज्ड डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स फॉर हिज क्रिएशंस। अपनी क्रिएशंस के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा W.B. ईट्स में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर काफ़ी सारा मिलेगा, राइट। इनमें आपको नेचर खूब सारा देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं जो प्रकृति को W.B. ईट्स ने अपनी रचनाओं में दिखाया है और उन प्रकृति के जो उपादान हैं, जो नेचुरल सीनरीज हैं, और उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रभाव था कि ये अपने ननिहाल से बहुत जुड़ा हुआ था। जो आयरलैंड का जो परिदृश्य है वो प्राकृतिक परिदृश्य है, चारों ओर प्रकृति की आभा वहाँ पे विद्यमान है, झील, झरना, नदी, घाटी। तो उनसे इंस्पायर होकर के वो चीज़ें उसके जहन में हमेशा रहती थी और उसे लगता था कि ज़िंदगी से हार करके इंसान अगर कहीं शरण पा सकता है विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह, तो वो प्रकृति की ही गोद है। इसलिए W.B. ईट्स ने अपनी रचनाओं में नेचर का काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया और न केवल नेचर को डिस्क्राइब किया बल्कि नेचर को सिंबलाइज किया है। प्रकृति को प्रतीक के रूप में तमाम जगहों पे दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा W.B. ईट्स में आपको रोमांटिसिज्म काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगा। एक जो कल्पना, भावना और प्रकृति का सम्मिश्रण जो होता है, जो जो रोमांटिसिज्म को जन्म देता है, तो वो रोमांटिसिज्म भी आपको इनके अंदर काफ़ी सारा देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा W.B. ईट्स में आपको मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद मिलेगा। माने वो जो भी डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको आप आत्मा और परमात्मा के संबंध में, रिलेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योर सुपर सोल, आपकी जो परम आत्मा है, उसका अंग मात्र आत्मा के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है और आत्मा का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति ही है। वो अनावश्यक रूप से शरीर के बंधनों में, संसार की भौतिकताओं में लिपटा रहता है। तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आपको मिस्टिक अप्रोच का देखने के लिए W.B. ईट्स में मिलेगा। इसके अलावा इनकी पोएम्स में लिरिकल क्वालिटी आपको मिलेगी। ही इज ए लिरिसिस्ट। W.B. ईट्स इज ए लिरिसिस्ट, माने W.B. ईट्स की रचनाओं में आपको गीतों की क्वालिटी मिलेगी, दैट कैन बी संग, उनको आप गा सकते हैं। तो W.B. ईट्स की रचनाओं में गीत की क्वालिटी है, उसको गाया जा सकता है, गीतों के रूप में आप उसको ढाल सकते हैं। W.B. ईट्स ने एक इस रूप में अपनी पोएम्स को लिखा कि दे कैन बी संग एंड दे कैन बी रिसाइटेड ऑन सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा उनकी रचनाओं में आपको तमाम सारी जो आप कह सकते हैं कि मिथ्स मिलेंगे। ही इज अ मिथ मेकर आल्सो। मिथ का मतलब होता है जो पुराणों से, तमाम सारे जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जो आध्यात्मिक पुराने क्लासिकल बुक्स हैं हमारी, उनमें से जब हम तमाम सारे पात्रों को, तमाम सारे कैरेक्टर्स को, तमाम सारे उदाहरणों को निकालते हैं, उदाहरण लेते हैं, अपने जो क्लासिक्स हैं, अपने जो आप कह सकते हैं कि जो पुराण हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, जब उनमें से हम उदाहरण लेते हैं, उनमें कैरेक्टर्स, उनकी कहानियों को लेकर के
उनके पात्रों को लेकर के हम अपनी रचना करते हैं, अपनी कविता को लिखते हैं। तो इस तरीके के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। तो डब्ल्यू बी ईट्स की रचनाओं में क्रिश्चियन मिथ आपको काफ़ी सारी देखने के लिए मिलेगी। क्रिश्चियनिटी की मिथ आपको देखने के लिए मिलेगी। ईसाई धर्म के जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक जो चरित्र हैं, वो चीज़ें भी इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो भारतीय पुराण हैं, भारत के पुराण हैं, उनमें से भी काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी जो पोएम सेकंड कमिंग अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, तो जो भारत का कॉन्सेप्ट है नरसिंह, एक ईश्वर माने जाते हैं नरसिंह भगवान, जिसमें आधा शरीर शेर का होता है और आधा शरीर मनुष्य का होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को डब्ल्यू बी ईट्स ने अपनी पोयम सेकंड कमिंग में दिखाया है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ईश्वर का पुनर्जन्म हो रहा है, सेकंड कमिंग, दोबारा आ रहा है। और अब की बार जब आ रहा है तो उसका आधा शरीर शेर का है और आधा शरीर उसका मनुष्य का है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से तमाम सारे, चाहे क्रिश्चियन मिथ उन्होंने इस्तेमाल की है और चाहे इंडियन मिथ का इस्तेमाल किया है। ये सारी की सारी विशेषताएँ डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द डे। अब कल से हम लोग इनकी इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।